वैल्यूएशन अंडर कस्टम करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सिंपलेस्ट चीज़ है। देखो इसके ऊपर है, ये पूरा पूरा ये पढ़ लिया ना तुमने, ये पूरा पूरा वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन मतलब ड्यूटी कैसे निकाली तुमने, समझ गए। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कुछ भी ड्यूटी तुमने निकालनी कैसे है। हमें करना है सेक्शन 15 में जाना है, मल्टीप्लाई करना है सेक्शन 14 से। 15 इंटू 14 हमें भेजेगा 14(1) या फिर 14(2). वो भेजेगा हमें बेसिकली रूल नंबर 11 के पास। ये 14 हमें रूल के पास भेजेगा, इस रूल के हिसाब से निकालना। रूल नंबर 11 भेजेगा हमें रूल नंबर 31 के पास। रूल नंबर 31 हमें भेजेगा रूल नंबर 10(1). रूल नंबर 10(1) भेजेगा हमारा रूल नंबर 10(2) के पास। ठीक है, तो ऐसे हमने पूरा कैलकुलेट करना है। यही सीरीज़ है पूरा का पूरा। अब सेक्शन 15 क्या है। सेक्शन 15 मतलब टावल क्या है हमारा, रेट ऑफ ड्यूटी बताता है टावल हमें, रेट ऑफ ड्यूटी निकालने के लिए। सेक्शन 14 क्या है, टायर क्या बताता है हमें, असेसमेंट वैल्यू के ऊपर बताता है कि असेसमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। असेसेबल वैल्यू, असेसमेंट नहीं, असेसेबल वैल्यू, उसको रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई करो तो हमारी ड्यूटी निकल आएगी। लेकिन ये असेसेबल वैल्यू निकलेगी कैसे, दो तरह की होती है। 14 में भेजेगा 14(1) या तो 14(2). 14(1) क्या है, ट्रांजेक्शन वैल्यू ही हमारी असेसेबल वैल्यू है। या फिर कुछ नोटिफाइड गुड्स होते हैं तो 14(2) के पास भेजेगा, जो कि बताता है कि जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह हो गया, वो बताएगा टैरिफ वैल्यू हमारी जो होगी, जो नोटिफाइड बाय द CBIC, वही हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू, वही हमारी असेसेबल वैल्यू होगी। 14 टायर के ऊपर टाई लगी है, टायर के ऊपर ये देखो टाई लगी है ना, टायर के ऊपर टाई लगी है, तो ये ट्रांजेक्शन वैल्यू है। टाई का ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन वैल्यू, असेसेबल वैल्यू इज ट्रांजेक्शन वैल्यू। और टायर के ऊपर ये शिप बने, गोल्ड सोने चांदी के शिप बने हुए हैं, नोह बने हुए हैं, तो असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू, अगर गोल्ड नोटिफाइड गुड्स हैं बाय द CBIC तो वो टैरिफ वैल्यू होगी जो फिक्स बाय द CBIC, वो हमारी असेसेबल वैल्यू होगी। वो बताता है ये 14(2). ये हमें भेजेगा रूल नंबर 11 के पास। रूल नंबर 11 मतलब बच्चा। तो बच्चा क्या कहता है, बच्चा कुछ भी नहीं कहता, बच्चा कहता है कि आगे जाओ तुम माँ के पास, 3(1) माँ के पास, जिसने टाई पहनी हुई है उसके पास जाओ, वो तुम्हें बताएगी कि क्या करना है, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे निकालना वो बताएगी। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालने के लिए माँ जिसके पास टाई है उसके पास भेजेगा, माँ के भेजेगी आगे रूल नंबर 10 के पास, 10(1) के पास भेजेगी, या फिर और रूल नंबर 10 जो कि रूल नंबर 10(1) और रूल नंबर 10(2) है। रूल नंबर 10(1) क्या है, FOB वैल्यू कैसे निकालनी है, यानी टो हो, ये देखो ये टो के ऊपर टाई लगी हुई है, टो के ऊपर टाई लगी हुई है और उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ऐसे हमने निकालनी है FOB। तो रूल नंबर 10(1) बताता है FOB कैसे निकालनी है। 10 टो के ऊपर टाई लगी हुई है तो ये बताता है कि ऐसे निकालनी है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे, सेलिंग कमीशन आएगा, प्लस कंटेनर चार्जेस आएंगे, प्लस पैकिंग चार्जेस आएंगे, प्लस रॉयल्टी आएगी, प्लस लाइसेंस फीस आएगी, प्लस एक्सपेंडिचर ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर मेट बाय द बायर जो पे करता है, जो कि सेलर के एक्सपेंडिचर होते हैं लेकिन बायर पे कर रहे हैं। तो ये से 6 एक्सपेंडिचर्स हैं, इसको टोटल करोगे तो FOB निकल आएगा। इसे कहते हैं एडजस्टेड FOB। ठीक है, ये निकल आएगा एडजस्टेड FOB। एक सेकेंड, ये लो ठीक कर लिया, एडजस्टेड FOB। और ये क्या बोलेगा, इसके बल भेजेगा आगे रूल नंबर 10(2) के पास। टो के ऊपर शिप बना हुआ है, यानी शिप हमारा आ रहा है COT प्लस COI साथ में है, और वो हमारा CIF निकालना है। तो FOB से CIF कैसे निकालना है वो बातें होंगी मैं रूल 10(2) में। ठीक है, CIF इज इक्वल टू FOB प्लस COT प्लस COI। और COT प्लस COI कैसे होते हैं, मोटा मोटी COT जो होता है 20% ऑफ FOB एडजस्टेड FOB होता है, और COI जो होता है मोटा मोटी FOB का 1.125% होता है। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 10(2) से CIF निकल आएगा। तो ऐसे हमारा असेसेबल वैल्यू आ जाएगी, रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई करना है, हमारा ड्यूटी निकल आएगी। बस सिंपल सी बात है। आप देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो अब देखो, ड्यूटी दो तरह की होती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी होती है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी होगी तो बटा हमेशा CIF वैल्यू पे निकलती है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो हमेशा ही FOB वैल्यू पे निकलते हैं। ध्यान दे दो, ड्यूटी दो तरह की होती है, या तो इंपोर्ट होगी तो एक्सपोर्ट होगी। इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा CIF पे निकलेगी, और एक्सपोर्ट ड्यूटी हमेशा FOB पे निकलेगी। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं हम एक डायग्राम को। ये देखो, इस डायग्राम को हमेशा ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, इसे चिपका लो दिमाग में। ये USA है, ये इंडिया है। USA में एक्सपोर्टर है, सेलर है, वो जब तक ये C के बाजू तक भेजता है, फ्री अलॉन्ग साइड शिप, FAS वैल्यू, तो वहाँ तक भेजता है फ्री अलॉन्ग साइड शिप। तो यहाँ पर इसके बीच में रास्ते में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस या लोकल चार्जेस जितने भी हैं वो कुछ बेयर करने पड़े होंगे, तो उसको ये एक्स फैक्ट्री प्राइस कहते हैं इसको। ये लो, ये लिख लिया, एक्स फैक्ट्री प्राइस होगा यहाँ पर, जो कि यहाँ से फैक्ट्री के पास है। इसका जो सेलिंग प्राइस जो यहाँ पर है उसमें ये चीज़ ऐड करेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, लोकल चार्जेस जितने भी हैं वो उसको मिलाकर बन जाएगा FAS, फ्री लॉन्ग साइड शिप के पास पहुँच गए। अभी इसमें हमने लोडिंग चार्जेस डाल दिए तो हमारा बन जाएगा FOB प्राइस। क्या बन जाएगा, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। इसमें लोडिंग चार्जेस डाल दिए तो ठीक है।
अब ये होता है एफ प्लस लोडिंग चार्जेस, ठीक है। अब शिप चलना शुरू कर दिए, रास्ते में लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में मेनली कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें कि लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस जो इस दौरान होते हैं वो भी सारे इंक्लूडेड होंगे। तो वो हमारा जब ये ऐड कर देंगे तो जब यहाँ पर पहुँचा है हमारा शिप भारत की सीमा पर पहुँच गया, तट पर पहुँच गया, तो ये बन गया CIF प्राइस। क्या बन गया? CIF, इसमें हो गया CIF प्राइस, इसमें होगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, फ्रेट, कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF प्राइस, ठीक है। ये आ गया। तो बेसिकली जब ये रास्ते में होता है तो ये क्या भेजता है? इंपोर्ट मैनिफेस्ट भेजता है या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट भेजता है यहाँ पर डिपार्टमेंट को कि मैं ये सामान ला रहा हूँ, यहाँ से ला रहा हूँ, इस दिन पहुँचूँगा, ठीक है। ये सारी डिटेल ये भेजता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट में। और इसके बदले में क्या भेजता है? एंट्री इनवर्ड ग्रांट करती है सरकार, एंट्री क्या ग्रांट करती है? एंट्री इनवर्ड, ठीक है। अब ये तो बातें हो गई कि ये हमारा होता है कैरियर, ये कैरियर भेजता है, मैं कैरियर कर रहा हूँ, ये जो भी मास्टर ऑफ द शिप होता है ना वो भेजता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट। और ये जो PO होता है ये इसको भेजता है एंट्री इनवर्ड ग्रांट करता है। क्या करता है? एंट्री इनवर्ड की बिना ये अनलोड नहीं कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देना, CIF में जो भी अनलोडिंग चार्जेस होते हैं ना वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होते, रास्ते के होंगे लेकिन यहाँ पर जो अनलोड करना है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। और एंट्री इनवर्ड के बिना वो अनलोड कर भी नहीं सकता, तो मास्टर को अलाउ नहीं करना चाहिए अनलोड करने के लिए। यहाँ पर कस्टोडियन बैठा है, जैसे ही इस शिप यहाँ पहुँचता है ये इसको इन्फॉर्म करता है PO को, PO फटाफट फ़ोन करता है बायर को कि आ जाओ तुम्हारा सामान आ गया है। बायर क्या करता है? बायर आता है तो उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो उसी वक्त ले लेगा या तो वेयर हाउस में जमा कराएगा। उसी वक्त लेने के लिए अभी उसके पास, यानी ये रेल में आ रहा है, 46 रेल होता है ना, रेल है ये, तो उसमें आ गए। नहीं ये रील नहीं है, रिच है, बहुत ही रिच पर्सन है, रचो है ना, बहुत ही रिच पर्सन है अंकल स्क्रूज। तो ये अंकल स्क्रूज है, इसको दो ऑप्शन है, ये तो वाइट स्लिप लेकर आ रहे हैं या तो फिर येलो स्लिप। वाइट मतलब उसी वक्त वो लेके जाएंगे घर के लिए, या फिर येलो स्लिप यानी वो बोलेंगे वेयर हाउस में रखवा दो। तो PO देखेगा कि क्या है, उसके बेसिस पर वो 47 या फिर 60 का ऑर्डर देगा। पार्टीशन रॉक यानी उसी वक्त घर के लिए ले जाना है, दे दो, या फिर 60। ये वाइट या येलो कलर का ये है बिल ऑफ एंट्री। क्या है ये? बिल ऑफ एंट्री है। 3 तरह की होती है, वाइट, येलो या ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री होती है। तो 46 में यानी रिच पर्सन लाएगा वाइट कलर की या तो येलो कलर की। वाइट कलर की मतलब उसी वक्त घर के लिए ले जाना है, या फिर येलो कलर की मतलब वेयर हाउस में जमा कराना है। तो 46 रिच पर्सन लेकर आ रहा है, वो बोलेगा कि अगर मुझे वाइट कलर की है तो बोलेगा 47 पत्थर मारेगा उसको, बोलेगा उसको दे दो घर के लिए। या फिर वो बोलेगा कि मुझे येलो कलर की देगा, येलो कलर की रिच पर्सन येलो कलर की स्लिप देगा, तो वो चीज़ फेंकेगा, चीज़ के ऊपर ऑर्डर फेंकेगा 60 यानी चीज़। इसको बोलेगा इसको वेयर हाउस में जमा करा दो। और बाद में वो आता है, कभी बायर आता है, बाद में आता है जब उसके पास पैसे पूसे हैं, तो वो शेफ़ बन के आता है, 68 शेफ़ बन के आता है और ग्रीन कलर की स्लिप लाता है और उसको बोलता है मुझे दे दो। तो उस समय वो वेयर हाउस वाले को ऑर्डर दे देते हैं कि बेटा इसको दे दो। तो फिर वेयर हाउस चार्जेस भी साथ में, ये इसको जाता है यहाँ पर कहते हैं मुझे दे दो, तो वेयर हाउस वाले कहते हैं ऐसे नहीं दूंगा, पहले वेयर हाउस चार्जेस दे दो। तो वेयर हाउस चार्जेस पे करके घर के लिए ले जाते हैं, ठीक है। तो ये वाइट कलर की, ग्रीन कलर की और येलो कलर की, ये क्या है? हमारी बिल ऑफ एंट्रीज़ हैं, ठीक है। इस तरह की होती हैं। तो ये ऐसे हमारा यहाँ काम ऐसे होता है, यहाँ पर होम कंजम्पशन के लिए ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है। और ये एंट्री इनवर्ड मिलने के बाद ही यहाँ पर आता है। तो ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का होता है। कब होता है बिल ऑफ एंट्री? कब फाइल करते हैं? जिस दिन पहुँचता है उसका 1 दिन का टाइम मिलता है उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए, समझ गए। जिस दिन पहुँचा उसके 1 दिन का टाइम, अगर लेट होता है तो पेनल्टी पड़ती है 5000 पर डे के हिसाब से, या फिर 3 दिन तक के लिए, 3 दिन के बाद होता है 10,000 पर डे के लिए पेनल्टी पड़ती है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? FAS कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, FOB कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और CIF कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इसका मतलब एक FAS कॉन्ट्रैक्ट है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक की, लोडिंग चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, इसके बाद के सारे चार्जेस एक्सपोर्ट ये हमारे इंपोर्टर भी करेगा। अगर FOB कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है। अगर CIF कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की रहती है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की रहती है, ठीक है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ देखो ये इसी तरह से यहाँ पर ये CIF और FOB कैसी कैसी वैल्यूज़ होती हैं तुम्हें बता दिए। अब ड्यूटी निकालने के लिए हमने बताया सेक्शन 14 सेक्शन 15 की जरूरत पड़ती है। सेक्शन 15 इंटू सेक्शन 14 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही बातें यहाँ पे लिखी देखो। सेक्शन 15 इंटू सेक्शन 14। 15 जो होता है टावल हमारा ड्यूटी बताता है, टावल हमारा ड्यूटी बताता है, रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। और सेक्शन 14 क्या होता है? एसेसिबल वैल्यू, जो 2 तरह की होती है। सेक्शन 14(1) या 14(2). 14(1)
एसेसिबल वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू ही होती है, ठीक है। टायर के ऊपर टाई बनी तो ट्रांजेक्शन वैल्यू एसेसिबल वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर 14(2) अगर नोटिफाइड गुड्स हैं, नोटिफाइड सोने चांदी वाले, तो उसकी वैल्यू टैरिफ वैल्यू होगी फिक्स बाय द CBIC, ठीक है। अब देखो एसेसिबल वैल्यू इक्वल टू फॉरेन करेंसी में वैल्यू निकलते हैं और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज से। फॉरेन करेंसी में वैल्यू होती है, हमेशा दी होती है, और रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज CBIC वाले लेना है, RBI वाले नहीं लेना है। CBIC वाले लेना है रेट ऑफ एक्सचेंज, RBI वाला रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं लेना है, ठीक है। और रेट ऑफ एक्सचेंज कब का देना है, कौन से दिन का लेना है, रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल करते हैं उस दिन का लेना है। रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लेना है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उस दिन का लेना है, ठीक है। ये बातें क्लियर होगी। अब आ जाओ जी रेट ऑफ ड्यूटी पर। रेट ऑफ ड्यूटी पर आ जाओ। रेट ऑफ ड्यूटी जो होता है कौन से दिन का लेना है, रेट ऑफ ड्यूटी। अब वेसल का केस है अगर, तो वेसल के केस में बिल ऑफ एंट्री की बातें होंगी, ठीक है, या फिर एंट्री इनवर्ट की बातें होंगी। बिल ऑफ एंट्री हर जगह ही होगा, एंट्री इनवर्ट की बातें होंगी। तो जो भी लेटर होता है ना, जो भी लेटर डेट होगी उस दिन का हम रेट ऑफ ड्यूटी लेते हैं, ठीक है। लेकिन एयरक्राफ्ट या व्हीकल के केस में बिल ऑफ एंट्री या उस दिन डेट ऑफ अराइवल, तो ये एयरक्राफ्ट या व्हीकल के केस में डेट ऑफ अराइवल की बातें होती हैं, तो उसमें से जो भी लेटर होगा उस दिन को लेना है, ठीक है। ये बातें तो हम कर चुके हैं कि बच्चा के रूल नंबर 10 के कहाँ 11 कहाँ भेजता है एस वैल्यू निकालने के लिए, कि रूल नंबर 3(1) और रूल नंबर 10 के पास भेजता है, जो कि 10(1) और 10(2) के पास भेजता है। तो माँ कहती है टाई पहन के आती है, साथ में जब बच्चा कहता है कि माँ जो है टाई पहन के आएगी, साथ में टो पकड़ा होगा उसने, उसके पास जाओ, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू 3(1), ठीक है। ये कहते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू 3(1) और वो रूल नंबर 10(1) के पास भेजते हैं। 10(1) जो है FOB निकालना बताता है, टो के ऊपर टाई बनी हुई है, तो ये क्या क्या होता है, सेलिंग कमीशन प्लस कंटेनर चार्जेस प्लस पैकिंग चार्जेस प्लस रॉयल्टी प्लस लाइसेंस फी प्लस एक्सपेंडिचर ऑब्लिगेशंस ऑफ द सेलर मेड बाय द बायर। ये होते हैं हमारा, क्या बन जाता है, ये हमारा एडजस्टेड FOB बन जाता है। और इसके बाद क्या भेजता है, कहाँ भेजता है, 10(2) के पास भेजता है, जो CIF निकालने बताता है। CIF इजिकल टू एडजस्टेड FOB प्लस COT प्लस COI, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस रास्ते का। और रास्ते में ही हैंडलिंग चार्जेस भी होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी होती हैं, अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन यहाँ पहुँचने के बाद के जो अनलोडिंग चार्जेस होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती हैं, सेफ में तो ध्यान रखना, ठीक है। तो मोटे मोटे COT जो होते हैं, हमने ये भी बात की थी, 20% ऑफ द FOB होता है एडजस्टेड FOB, और CI जो तो मोटा मोटा 1.125% ऑफ द FOB होता है, अगर नहीं दे रखा हो तो, ठीक है। ध्यान देना कि CF में अनलोडिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड होते हैं। अब देखो ये 10(2) वाला जो है कैसे निकालते हैं ये चीज़ें, वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आ जाओ। ये देखो रास्ते में मोटा मोटी ये तो हमने देख लिया कि ऐसे कैसे होता है कि 20% या 1.125%। लेकिन अब देखो वेसल के केस में क्या होता है, वेसल के केस में ये COT की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वेसल के केस में अगर एक्चुअल वैल्यू कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखिए तो एक्चुअली लेंगे, अगर नहीं दे रखी है तो हम 20% ऑफ द एडजस्टेड FOB लेंगे। और इतना ध्यान रखना कि एडजस्टेड FOB अगर साथ में नहीं दे रखी, बल्कि एडजस्टेड FOB प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस साथ में दे रखी है और उन दोनों को आपस में सेपरेट नहीं कर सकते हम, तो उन दोनों को कंबाइंड ले लो और कंबाइंड के 20% ले लो, समझ गए। अगर एडजस्टेड FOB के साथ में कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मिलकर आ रही है, उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो यू टेक कंबाइंड और उसको 20% ले लो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाएगा, ठीक है। तो वेसल के केस में अगर एक्चुअल वैल्यू कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखी है तो वही ले लेंगे, अगर नहीं दे रखी है तो 20% ऑफ द एडजस्टेड FOB। जब भी मैं एडजस्टेड FOB बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है एडजस्टेड FOB या फिर एडजस्टेड FOB प्लस COI, अगर दोनों इनसेपरेबल हैं तो, ठीक है। लेकिन एयरक्राफ्ट और व्हीकल के केस में क्या होगा, एयरक्राफ्ट और व्हीकल के केस में क्या होता है, हम हमेशा FOB निकालनी है और FOB का एडजस्टेड FOB निकालनी है और उसका 20% ऑफ द वैल्यू निकालनी है और एक्चुअल वैल्यू भी चेक करनी है। उन दोनों में से जो कम होता है ना वो लेते हैं हम इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट और व्हीकल के केस में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट ऐसे एक्चुअल वैल्यू या फिर 20% ऑफ द एडजस्टेड FOB जो भी कम होगी वो लेंगे हमेशा, ठीक है। हमेशा FOB निकालनी है एयरक्राफ्ट या व्हीकल केस में, लेकिन वेसल केस में ज़रूरत नहीं है। वेसल केस में एक्चुअल वैल्यू दे रखी है तो एक्चुअल ले लेंगे, और अगर नहीं तो 20% ऑफ द एडजस्टेड FOB। और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कैसे निकालते हैं, वो तो हर केस में ही अगर एक्चुअल दे रखी है तो एक्चुअल ले लेनी है, नहीं दे रखी है तो 1.125% ऑफ द एडजस्टेड FOB। और जब मैं एडजस्टेड FOB बोल रहा हूँ तो इसका मतलब समझ जाओ कि एडजस्टेड FOB या फिर एडजस्टेड FOB प्लस COI अगर दोनों इनसेपरेबल हैं तो, ठीक है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी, इन ड्यूटी निकालने की दो तरह की होती है, वो बता दी हमने। इंपोर्ट कैसे निकालना है, किसके ऊपर निकालते हैं, CIF पे निकालते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पे निकालते हैं FOB। रूल नंबर 15 इंटू रूल नंबर 14 मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाता है फटाफट। रूल नंबर 15 रेट ऑफ ड्यूटी की बातें करते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी पर हमने बातें कर ली कि रेट ऑफ ड्यूटी जो होते हैं व्हीकल वेसल के केस में कैसे निकालते हैं, एयरक्राफ्ट के केस में कैसे निकालते हैं। ये वेसल केस में बिल ऑफ एंट्री जो भी लेटर हो, एयरक्राफ्ट और व्हीकल केस में बिल ऑफ एंट्री या फिर डेट ऑफ अराइवल जो भी लेटर हो, और रेट ऑफ उस दिन का निकालते हैं। और एसेसिबल वैल्यू जो होता है 14(1), 14(2) ट्रांजेक्शन वैल्यू और टैरिफ वैल्यू बातें कर ली हमने,
सोना चांदी, टायर के ऊपर टाई लगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। रूल नंबर 11, बच्चा भेजता है माँ के पास जैसे टाई पहनी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालते बताते हैं। वो 10 1 के पास भेज देती हैं, दोनों कुछ भी नहीं करती हैं, आगे आगे भेजते रहते हैं। रूल नंबर 10 1 के बाद जो एडजस्टेड एफओबी निकालना बताता है, देखो टाई टो के साथ ही बताया एडजस्टेड एफओबी 6 वैल्यूज में ऐड करने से एडजस्टेड एफओबी आता है और वो भेजता है आगे। रूल नंबर 10 2 के पास जो सीआईएफ निकालना बताता है, जो कि एडजस्टेड एफओबी प्लस साथ में सीओटी प्लस सीओआई होता है, उससे सीआईएफ निकल जाता है हमारा, जो कि यहाँ पर हमने बता रखा है। और उसके लिए डिटेल में हमने पढ़ा कि कैसे निकालते हैं। 20% ऑफ द वैल्यू मोटा मोटी ये होता है और 1.125% ऑफ द एडजस्टेड एफओबी वो हमारा सीओआई होता है। और साथ में हमने क्या पढ़ा कि इन केस ऑफ वेसल के केस में तो एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू होगी सीओटी की तो वही ले लेंगे, नहीं तो 20% लेंगे। और अगर एयरक्राफ्ट व्हीकल है तो उस केस में असेसमेंट हमेशा एफओबी निकालेंगे और उसका 20% निकालेंगे और एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, उसमें देखेंगे जो कम है वो लेंगे। ठीक है,